बोला काफ़ी लोग आजकल ड्रेस-वस बदल के अपने आप को व्हाइट वॉश करे तो उनका इशारा कहीं न कहीं जुलानी की तरफ। तो हमारा कोई सीरिया से बड़ा अच्छा संबंध नहीं है, कोई बहुत अच्छी हम रिलेशंस मेंटेन नहीं करते इसी के कारण। और ये जो अगर आप सीरिया को आज देखें तो सीरिया की अपोज़िशन कह रही है, ये तो शुरुआत है, एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। क्यों छिड़ने वाली है? क्यों कि बेंजामिन नेतन्याहू जुलानी को पाँव टिकाने से पहले इसके पाँव काटना चाहते हैं, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ। अगर यहाँ इज़राइल से कोई दोस्त हमारे जुड़े होंगे, दे विल एंडोर्स द व्यू। बेंजामिन नेतन्याहू जुलानी के पाँव टिकने से पहले इसके पाँव काटना चाहते हैं। ही डज़न्ट वांट हिम टू गेट स्टेबल। ही डज़न्ट वांट टू प्ले द अमेरिकन गेम। अमेरिकन गेम में आज डील कर लो, फिर कब देखेंगे, बाद में देखेंगे। अमेरिकन्स डू नॉट अंडरस्टैंड मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट को इज़राइली समझते, मिडल ईस्ट की जो संवेदनाएँ हैं, जो सेंसिटिविटीज़ है, वो इज़राइली समझते। तो बेंजामिन नेतन्याहू डज़ नॉट वांट टू टेक अ चांस व्हिच इज़ काइंड ऑफ राइट फॉर दिस थिंग। और अब इस रेजिम की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया। एक और भ्रांति निकल गई कि एक और भ्रांति ध्वस्त हो गई आज कि आप रेजिम चेंज करोगे उससे जी स्टेबिलिटी आएगी। ज़रूरी नहीं है रेजिम चेंज से स्टेबिलिटी है, ऐसा कोई मापदंड दुनिया में नहीं है रेजिम चेंज से आपकी स्टेबिलिटी आएगी। अब अब इसके रिपरकशंस भी है साहब। अगर अ, ये अगर इज़राइल का एग्रेशन जारी रहा या इज़राइल का ये एग्रेसिव पोस्चर जारी रहा, इसका रिपरकशन आपको मिलेगा। कुछ यहाँ ईरान बेस्ड ग्रुप्स हैं जो इनको हेल्प करते हैं जुलानी को, और कुछ जुलानी का जो मिलिशिया है ये ये इज़राइल को कहीं न कहीं मेरे हिसाब से तकलीफ देगा गोलान हाइट्स के आसपास। गोलान हाइट्स अब भी वल्नरेबिलिटी है। और पर आप याद करिए बेंजामिन नेतन्याहू उनके बाप हैं। कैसे? जो बफर ज़ोन था बेंजामिन नेतन्याहू ने तो बहुत पहले ऑक्यूपाई कर लिया। याद करिए 5-6 महीने पहले बेंजामिन नेतन्याहू वाज़ ऑलरेडी इन द बफर ज़ोन। बफर ज़ोन में वो घुस चुके, ऑक्यूपाई कर चुके। वो जो सीरिया के साथ एग्रीमेंट था उसमें बफर ज़ोन में कोई नहीं रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू बफर ज़ोन में है, इज़राइल का तोपखाना बफर ज़ोन में है, और मेरे हिसाब से दे आर 15 माइल्स अवे फ्रॉम दमस्कस। मात्र 15 मील दूर है वो दमस्कस से। तो बेंजामिन या आई लव द मैन, ही इज़ गुड, ही इज़ गुड, ट्रस्ट मी ही इज़ गुड। उसको पता है उसको क्या करना है। वो मिलिट्री मैन है, मिलिट्री दिमाग से सोचता है। वो मिलिट्री दिमाग से पॉलिटिक्स सोचता है। दैट इज़ कॉल्ड मिलिट्री डिप्लोमेसी। अब ट्रम्प इज़ नॉट अ मिलिट्री मैन, ट्रम्प तो व्यापारी हो, जो हर चीज़ डील बना लो, यहाँ डील में यहाँ साइन करा लो। अरे ट्रम्प साहब ये मिडल ईस्ट है, डीलें-वीलें ये पीस टाइम डीलें वॉर टाइम में नहीं चलती यहाँ पे। आपकी डीलें इन 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 द इस्लामिक वर्ल्ड दीज़ ऑल डील्स कैन बी टॉयलेट पेपर व्हेन इट्स वॉर टाइम। तो ये सब डीले-वीले अमेरिका में चलती होगी, यहाँ नहीं चलती। बट अब बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या बफर ज़ोन ऑक्यूपाई कर लिया, तोपखाना रख दिया, एंड ही इज़ 15 माइल्स अवे फ्रॉम दमस्कस। जुलानी को पता है बेंजामिन नेतन्याहू और इज़राइल में से केवल 15 माइल दूर है। पुश कम्स टू शव दे कैन बी हियर। और टैंक का कितना 40-50 किलोमीटर पर आवर तो चलती होगी, मतलब दमस्कस इज़राइली तोपखाने से मोटा-मोटा आधा घंटा दूर है। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट आई एम टेलिंग यू। और ये जो अ, इसने शहारा को हमेशा हुक्स पे रखा, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने। बट यहाँ मैं एक और चीज़ देख रहा था, जो सीरिया का पुराना मित्र है, बहुत पुराना मित्र है। सीरिया का एक बहुत पुराना मित्र है, वो है व्लादिमीर पुतिन। भाई साहब, पुतिन भैया तो बिल्कुल शांत बैठे। वो अपनी रात को मुझे लगता है एक आध वाइन-वाइन लगा के म्यूज़िक सुन रहे होंगे उनके डांचा में। डांचा रशिया में जो उनका पैलेस है उसे कहते हैं। कोई आप छोटा-मोटा घर मत समझिए, पैलेशियल घर को रशिया में डांचा कहते हैं। अपने डांचा में अपना मस्त वाइन-वाइन लगा के कुछ केनी जी के गाने सुन के वो अपना आराम से बैठेंगे। उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब पुतिन की प्रतिक्रिया नहीं है ये समझ आता है। लावरोव की प्रतिक्रिया नहीं आई, उनके गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन की प्रतिक्रिया नहीं आई, और उनके पास एक बंदा है जो प्रतिक्रिया में मास्टर है। पता कौन है? दिमित्री मेडलोव। वो हर चीज़ में प्रतिक्रिया दे देता पहले ही। मतलब वो उनका ना ठोक देंगे सबको, देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो भी चुपचाप बैठे, क्योंकि देखिए सीरिया से पुतिन निकल चुके। सीरिया से उन्होंने मिलिट्री बेसिस सब पीछे कर ली। सीरिया में पुतिन को ट्रम्प के साथ डील हुई, भाई साहब आप सीरिया से निकलो, हम यहाँ नई सरकार बिठाएंगे, बशार को टाटा बाय बाय करो। और बशार भाई कहाँ है? बशार असद भाई बैठे हैं रशिया में। काफ़ी 10-15 प्रॉपर्टी है उनकी रशिया में। बहुत माल-टाल लेके गए हैं रशिया। पुतिन ऐसे एंट्री नहीं देते, कहता पहले माल बता कितना लाया। तो बशार असद बैठे हैं रशिया में। अब यहाँ पे रशिया शांत है।
अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अब रशिया शांत क्यों है? सवाल ये कि रशिया शांत क्यों है? भाई मैं ये कह रहा हूँ, एक तो पुतिन का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? बाकी यूक्रेन में व्यस्त है। बट ये भी तो हो सकता है, पुतिन और बेंजामिन नेतन्याहू है इनकी दोस्ती, मैं आपको बताऊं। पुतिन कभी भी इसराइल के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। क्यों? रशिया में बहुत ज्यूज रहते हैं और काफी रशियन ज्यूज अब इसराइल में रहते हैं, और पुतिन इज अ रिलीजियस मैन। पुतिन धार्मिक आदमी, रिलीजियस मैन है, तो वो कभी इसराइल के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। क्या पुतिन की बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कुछ सांठ-गांठ है कि जरा साहब छुप रहिएगा, जरा जुलानी को ना थोड़ा हुक्स पे रखते हैं, टेंडर हुक्स पे रखते हैं। ये कल को खमेनी ना बन जाए, कल को सदाम हुसैन ना बन जाए, इसको थोड़ा टेंडर हुक्स पे रखते हैं। अब दुनिया एक चीज देख रही है इससे, और भारत को भी ये देखना चाहिए, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, रिजीम चेंज डज नॉट मीन स्टेबिलिटी, रिजीम चेंज डज नॉट मीन प्रॉस्पेरिटी, रिजीम चेंज डज नॉट मीन कि समस्या और होगी। इसलिए आप जो कहते हैं लोग में, अगर पाकिस्तान में सरकार बदलेगी तो क्या होगा, अगर चाइना में शी जिनपिंग जाएगा तो क्या होगा, मैंने कहा ये पाकिस्तान को टूटना पड़ेगा। रिजीम चेंज का मतलब कोई भी स्टेबिलिटी या कोई भी ऐसी चीज नहीं है, आप इस भ्रांति में ना रहे। और मैं आपको बताऊं, ये जुलानी जो है ये जाएगा, नया फैक्शन आएगा, सुलेमान जाएगा, सलीम आएगा, काजी जाएगा, नियाजी आएगा, बाजवा जाएगा, ख्वाजा आएगा, और यहाँ हथियार और यहाँ खटखट चलती रहेगी। ये मिडिल ईस्ट है भाई, यहाँ चीजें नहीं रुकती, यहाँ खटखट चलती रही। इट्स अ वर्लपूल ऑफ अंडर करंट्स वेयर अंडर करंट्स नेवर सेटल। ये मिडिल ईस्ट की एक खासियत है। भारत को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में हमारा बहुत बड़ा डाइवर्सफोरा है, 4-5 मिलियन, काफी बड़ा डायस्पोरा हमारा, काफी हमारा पैसा आता है, हमारी एनर्जी की नीड्स आती है, हमारे काफी लोग हैं, हमारे काफी परिवार है। तो हमें इसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। हमें वेस्ट एशिया में जो डेवलपमेंट्स हैं उनको क्लियरली देखना पड़ेगा। हमें लफड़ों में नहीं फंसना। वी डोंट वांट टू गेट इन कॉट इन देयर वॉर्स व्हिच आर वेरी मेसी एंड डर्टी, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि देखिए, यमन में हमें अपने डायस्पोरा को इवैक्यूएट करना पड़ा था। तो देखिए, मैं आपको, जो भाई मिडिल ईस्ट में रहते हैं, मैंने आपको बोला यार, ये कुछ ना कुछ यहाँ चलता रहेगा, ये इतनी जल्दी सुलटेगा नहीं। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये इजराइल एक दिन जाके सीरिया में टारगेटिंग करेगा, एक दिन सीरिया की गवर्नमेंट को टारगेट करेगा, फिर लड़ाई शुरू होगी। बेंजामिन नेतन्याहू भी पुतिन की तरह इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। वो सीजफायर वीजफायर में इंटरेस्टेड नहीं है हमास हमास की तरह। ट्रम्प का प्रेशर है तो यार जी ठीक है जी, सीजफायर वीजफायर होगा, जो भी होगा जो भी होगा। मैं एक बात जानता हूं भाई, हमास के लोग पीओजे के आए थे, उसके बाद हमारे यहाँ काफी परिस्थितियां चेंज हुई पहलगाम में। देखिए, स्ट्रेटेजिक साइलेंस और डिस्टेंस ठीक है, बट अगर रिजीमें गिरेंगी और अगर ये रेडिकल्स राइज होंगे, जिहादी उठेंगे, और हम साइलेंट रहे, तो ये मत सोचिएगा कि पड़ोसी का घर ही जलेगा, एक दिन हमारे घर तक भी आग पहुंचेगी। आपने देखा, हमास का समारोह हुआ था पीओजे में, उसके बाद पहलगाम हुआ। मेरा अब भी मानना है पहलगाम में जो कुछ आतंकवादी है वो हमास या हिजबुल्लाह के काडर के थे। वॉज नॉट ओनली पाकिस्तानी एसएसजी, हमास और हिजबुल्लाह का काडर भी वहां इन्वॉल्व था। तो स्ट्रेटेजिक साइलेंस, स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस अच्छी बात है, पर क्या भारत को अब इन रोग रेजिम्स को उठने देना चाहिए? अगर ये रोग रेजिम्स उठेंगी और अपना पांव जमाएगी तो हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। आज रेडिकल्स उठेंगे तो एक ना एक दिन हमारे दरवाजे तक भी आग पहुंचेगी। मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये आग पहुंचेगी, पहुंच सकती है, क्योंकि इन लोगों का काम ही यही है, एंड दैट इज व्हाट दीस पीपल आर गुड एट। तो बाकी मेरी नज़र इस विषय पे बनी रहेगी। मुझे लग रहा है कि बड़ा युद्ध फिर शुरू होगा मिडिल ईस्ट में। यहाँ इसराइल को आज बहुत भला बुरा करा खमेनी ने, मैं यहाँ बोलूँगा नहीं तो ये हमारे जो भाई लोग हैं इनको तकलीफ हो जाएगी। तो इनको बड़ा बुरा भला कहा है खमेनी ने, तो इट्स ऑल सिमरिंग, इट्स ऑल नॉट सेटल्ड, इट्स सिमरिंग। तो बस वो एक दिन किस दिन वो बड़ा हवा का झोंका आएगा और इस जो आग को है भड़का देगा, बस आप उसका वेट करें। अब जो इसमें एक
लॉजिकल प्रकरण था, कब क्या हुआ, कौन क्या चाहता, क्या नहीं चाहता है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, मैंने आपको सारी बता दी। मैंने आपको सारा बड़े सरल भाषा में और सरल बहुत एक संयमित शैली के साथ आपको समझाने का प्रयास किया। तो भाइयों-बहनों, आपके कुछ प्रश्न होंगे मैं लूँगा, तो पहले